9 जून साल 2024 सुबह के करीब 7 बजे एक डिलीवरी बॉय अपनी नाइट शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी करने सुमनहल्ली ब्रिज के पास से गुजर रहा था। तभी ब्रिज के नीचे उसकी नज़र पड़ती है जहां कुछ कुत्ते मिलकर किसी चीज़ को घसीटते हुए नोच रहे थे। पहले तो उसे लगा कि कोई मरा हुआ जानवर होगा, पर करीब जाने पर जो कुछ उसने देखा उसे उल्टी ही आ गई। वो एक इंसानी जिस्म था जिसे कुत्ते नोच रहे थे। घबराया हुआ डिलीवरी बॉय पास की बिल्डिंग में गया और बिल्डिंग के वॉचमैन को बुला के ले आया। वॉचमैन दौड़ता हुआ आया, पर वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी कांप उठा। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी वहाँ पर आ गई। देखने से मालूम हो रहा था कि वो एक 30 से 35 साल के मर्द की लाश थी, पर उसकी मौत साधारण मौत नहीं थी। उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, खून से सना हुआ था। उसका एक तरफ का कान कटा हुआ था। शरीर पर जगह जगह गहरी चोटों के निशान थे। देखने से ही मालूम हो रहा था कि उस व्यक्ति को किसी ने बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा हो, पर अभी तक पुलिस के पास उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो कौन था ये शख्स और किसने उसे इतनी बेरहमी से मारा होगा? जवाब तलाशने निकली पुलिस को जब इस कत्ल के पीछे की सच्चाई का पता चला तो पूरा देश दहल उठा। हमारा देश एक आइडल प्रेमी देश है। यहाँ हर कोई किसी न किसी को अपना भगवान बना बैठता है। कोई किसी बाबा का भक्त है, कोई फिल्म स्टार का दीवाना, तो कोई क्रिकेटर या पॉलिटिशियन को अपना सब कुछ मान बैठता है। लेकिन कई बार ये दीवानगी हद से बाहर निकल जाती है। फैंस वो सब कर गुजरते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, और कभी कभी ये अंधभक्ति इंसान को हैवान बना देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही फ़ैन की है जिसने अपने ही आइडल के लिए ऐसा काम कर डाला जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, और उस काम का फल उसे जो भुगतना पड़ा वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। इधर पुलिस ने अपने हिसाब से इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले पुलिस को लाश की पहचान करनी थी। पुलिस ने आसपास के थानों में पिछले दिनों में मिली मिसिंग कंप्लेंट को देखना शुरू किया। बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग से एक सेम डिस्क्रिप्शन वाले इंसान की मिसिंग कंप्लेंट थी। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने वाले काशीनाथ और रत्नप्रभा को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। लाश का चेहरा तो पहचान के लायक बचा नहीं था, पर रत्नप्रभा ने कपड़ों से अपने बेटे की पहचान कर ली। वो लाश थी 33 साल के रेणुका स्वामी की, जो कि चित्रदुर्ग के एक फार्मेसी स्टोर में जॉब करता था। एक आम से फार्मासिस्ट को कोई क्यों इतनी बेरहमी से मारेगा? पुलिस अब कातिल की तलाश में लगी हुई थी, पर अगले ही दिन 10 जून को 4 लोग सामने से चलकर कामाक्षी पालिया पुलिस स्टेशन आते हैं और रेणुका स्वामी के कत्ल के लिए खुद को सरेंडर कर देते हैं। अपने स्टेटमेंट में ये लोग बताते हैं कि पैसों की कुछ लेन देन को लेकर इन्होंने रेणुका स्वामी को मार दिया है। ये 4 लोग थे राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल नायक और केशव मूर्ति। अब तो ये केस आसान हो चुका था। लाश की पहचान हो चुकी थी। कातिल सामने से चलकर पुलिस के पास आ गया था। एक तरह से केस क्लोज हो चुका था, पर पुलिस के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही थी। बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में रहने वाला रेणुका स्वामी इतनी दूर आकर किसी से पैसों का लेन देन क्यों करेगा, और फिर ऐसे सामने से चलकर सरेंडर, जबकि पुलिस अभी तक अपने आप से तो इन तक पहुंची भी नहीं थी। पुलिस ने अब इन चारों को अलग अलग बिठा के उनका बयान लिया, और इन अलग अलग बयान से पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये 4 लोग किसी को तो बचाने की कोशिश कर रहे थे, शायद असली कातिल को। पुलिस ने इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और उन्हें बारीकी से देखना शुरू किया। इनमें से एक नंबर ने पुलिस का ध्यान खींचा, जिसके साथ राघवेंद्र ने पिछले कुछ दिनों में कई 100 बार बात की थी, और वो कोई आम आदमी का नंबर नहीं था। वो नंबर था कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन थोगुदीपा का।
अब एक सुपरस्टार किसी आम आदमी से क्यों इतनी लंबी लंबी बातें करेगा, वो भी एक मर्डरर के साथ। कोई कातिल खुद से कत्ल करके क्यों सरेंडर कर देगा जबकि पुलिस के पास कोई लीड तक नहीं थी। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। रेणुकास्वामी एक 33 साल का सीधा साधा आम आदमी था। वो चित्रदुर्ग के एक फार्मेसी स्टोर में जॉब करता था। छोटी सी उम्र से उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन का वो बहुत बड़ा वाला फैन था। दर्शन की किसी भी फिल्म को वो पहले ही दिन सिनेमा में जाके देखता, उसकी लाइफ के हर एक अपडेट को फॉलो करता। अब साउथ के लोगों को तो पता ही होगा कि दर्शन कितना बड़ा स्टार है, पर मैं बाकी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। दर्शन ने अपने करियर में करीब 75 जितनी फिल्में की हैं। इनमें से अक्सर फिल्मों में दर्शन ने लार्जर देन लाइफ हीरो की भूमिका निभाई है। वही हीरो जो आम आदमी को पावरफुल लोगों के अत्याचार से बचाता है, जो अपनी प्यार की खातिर दुनिया से भिड़ जाता है। पर असल दुनिया में दर्शन भी आम लोगों की तरह खोखला ही था। साल 2003 में विजया लक्ष्मी से दर्शन की शादी हुई थी, जिससे उनका एक बेटा भी है। साल 2011 में उनकी पत्नी ने दर्शन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से दर्शन को 14 दिन पुलिस हिरासत में भी गुजारने पड़े थे। साल 2015 में अचानक से दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री होती है, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर थी। दोनों के बीच के रिश्ते की चर्चाएं वक्त के साथ साथ कम ज़्यादा होती रहती थी। पर तभी साल 2024 में पवित्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये रील शेयर की, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। अब रेणुकास्वामी की कहानी पर वापस आते हैं। रेणुकास्वामी दर्शन का डाई हार्ड फैन था और अपने आइडल के सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूरी जानकारी रखता था। उसे लगने लगा था कि पवित्रा की वजह से दर्शन की शादीशुदा ज़िंदगी में तूफान आ रहा है। उसने एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और पवित्रा को परेशान करने लगा। उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर तरह तरह की अश्लील कमेंट्स करने लगा। उसे प्राइवेट मैसेज के ज़रिए ताने देने लगा। कुछ बातें जो रेणुकास्वामी ने पवित्रा को प्राइवेट मैसेज के ज़रिए भेजी थी, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब के साथ रेणुकास्वामी ने पवित्रा को अपने प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो तक भेजी थी। पवित्रा रेणुकास्वामी की हरकतों से सच में परेशान हो गई थी। उसने दर्शन के पीए पवन को रेणुकास्वामी की हरकतों के बारे में बताया और दर्शन को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किए बिना ही रेणुकास्वामी को सबक सिखाने के लिए कहा। पवित्रा के मना करने के बावजूद पवन ने सबसे पहले दर्शन को ही सब कुछ बता दिया। दर्शन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने पवन को ही रेणुका के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया और फिर उसे अपने पास लाने को कहा। पवन ने पवित्रा के ही अकाउंट से रेणुका से बात करना शुरू किया और एक एक करके उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। वो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। पवन ने फिर चित्रदुर्ग के ही दर्शन के फैन क्लब के एक मेंबर राघवेंद्र का संपर्क किया और उसे रेणुका को कैसे भी करके अपने पास लाने को कहा। राघवेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेणुका को चित्रदुर्ग से किडनैप किया और उसे बेंगलोर लेकर आ गए। बेंगलोर के राजराजेश्वरी इलाके के एक पार्किंग शेड में रेणुका को लाया गया और यहीं से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कांड की शुरुआत हुई। राघवेंद्र और उसके 3 साथियों ने मिलकर सबसे पहले रेणुका को रस्सी से बांध दिया और लगातार मारते पीटते रहे। रेणुका को शायद अभी तक सही से अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि ये लोग उसे क्यों और किसके कहने पर मार रहे हैं। ये लोग रेणुका को मार ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सुपरस्टार दर्शन अपने साथ पवित्रा को भी लेकर आ जाता है। दोनों को साथ में देखकर रेणुका के मन में क्या गुजरी होगी वो तो हमें नहीं पता, पर जिस फिल्म स्टार को वो इतने सालों से भगवान माने बैठा था, उससे में आज उसे शैतान के दर्शन होने वाले थे।
सबसे पहले दर्शन के कहने पर पवित्रा ने रेणुका को अपनी स्लीपर उतार के उससे पीटा। अपनी भड़ास निकालने के बाद वो खुद तो साइड में हो गई, पर रेणुका पर हो रहे अत्याचार कम नहीं हुए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार रेणुका के पूरे बदन पर कुल मिलाकर 39 गहरे जख्म के घाव मौजूद थे। रेणुका को चमड़े की बेल्ट, लोहे की रॉड और डंडों से मारा गया। ये मर्डर इतना प्लान था कि ये लोग पहले से ही अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला मेगर मशीन लेकर आए थे। इस मशीन से रेणुका को उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। खुद दर्शन ने रेणुका के प्राइवेट पार्ट्स में लात मारी थी, जिसकी वजह से रेणुका के एक साइड का टेस्टिकल पूरी तरह से फट चुका था। उसका एक कान काटा गया था, उसकी अंतड़ियां अंदर से फट चुकी थी। इस पूरे टॉर्चर के दौरान इन लोगों ने रेणुका स्वामी से माफ़ी तक मंगवाई, जिसका वीडियो भी बनाया गया था। हालांकि पुलिस के हाथ लगने से पहले ही उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। इतने अत्याचार के बाद भी रेणुका के सर को पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के साथ पटका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रेणुका की मौत शॉक एंड हेमरेज फ्रॉम मल्टीपल ब्लंट इंजरीज से हुई थी। एक बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया वो ये कि जिस वक्त रेणुका स्वामी की हत्या की गई उस वक्त उसकी बीवी 5 महीने प्रेग्नेंट थी। रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद अब अगला कदम था उसकी लाश को ठिकाने लगाने का। इन लोगों ने रेणुका स्वामी की लाश को दर्शन की ही एसयूवी में भरकर सुमन हिल्ली ब्रिज के पास से गुजर रहे नाले में फेंक दिया, जहां से अगले ही दिन सुबह को डिलीवरी बॉय को लाश मिली। आगे की कहानी तो हम लोग जानते ही हैं। 11 तारीख को पुलिस ने दर्शन को एक जिम से गिरफ्तार किया। साथ में पवित्रा और 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। दर्शन के खिलाफ पुलिस के पास ढेर सारे सबूत थे। उसके कपड़ों पर रेणुका स्वामी का खून, फॉरेंसिक सबूत और अपराधियों के साथ हुई पैसे की लेन देन। 22 जून 2024 को दर्शन को बेंगलोर की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। हालांकि सिर्फ 4 ही महीने जेल में बिताने के बाद 30 अक्टूबर को दर्शन को बेल पर रिहा कर दिया गया। आज भी दर्शन आज़ाद घूम रहा है। पवित्रा को भी बेल पर रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद 31 जनवरी साल 2025 में उसने कुंभ मेले में हाजिरी तक लगाई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अंधभक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। एक फैन की गलती और एक सुपरस्टार की क्रूरता ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। सवाल ये है कि क्या रेणुका स्वामी को इंसाफ मिला? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते।